नमस्कार साथियों, कैसे हो। रात को बड़ी अच्छी नींद आई होगी और पेपर भी उम्मीद है कि सभी का अच्छा हो गया होगा। हमारे पीजीटी हिंदी वाले जो जितने भी कैंडिडेट थे, एक बार तो उन सबको बड़ी राहत की सांस मिली होगी। जिसका पेपर अच्छा हुआ और जिसका पेपर बुरा हुआ, पेपर के बाद तो वही नींद अच्छी आती है, चाहे कैसा भी हो। हमारे बहुत सारे बंधुओं ने कहा कि भेज दो। मैंने पेपर ही रात को लेट देखा, 8:30 पौने 9 बजे। उसके बाद फिर पूरा पेपर देखा, समय लग गया जब तक मेरा पूरा पेपर तैयार हुआ। 10:30 बज गए थे। इसलिए आज सुबह सुबह सुप्रभात आपको, और ये पेपर डाल रही हूँ। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल सही से इसके आंसर की आपके पास आए, लेकिन फिर भी अगर कोई इधर उधर एक आधा डाउट रहता है तो इसका क्षमा प्रार्थना। उम्मीद है कि बड़ा अच्छे से करके आए होंगे और पेपर देख के आपको खुशी भी हुई होगी, क्योंकि पेपर हमने सारा करवाया है, वही पेपर आया हुआ है। तो आपने बड़ी तन्मयता से पेपर किया होगा। जिसका अपना सब्जेक्टिव 50, 45, 50, 55 नंबर का हो जाता है तो उसका पेपर आमतौर पे क्वालिफाई हो ही जाता है। पाठ हमारा ये हमने जो एनसीईआरटी पढ़ी थी बहुत ही लाभदायक रही। कुछ प्रश्नोत्तर हमारे काव्य शास्त्र से आए जिन पे हमने थोड़ा कम ध्यान दिया था, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए पेपर करें। इससे पहले कि हम पेपर करें, आगे बढ़ें, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और देखते रहिए, बने रहिए अंत तक। पूरा प्रश्न सोल्व करने की कोशिश करूँगी। फिर भी अगर मान लो कहीं कोई चीज़ कोई गलत रह जाता तो पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कोई दावा नहीं कर रही मैं। जितना मुझे ज्ञान था उसके अनुसार मैंने लगभग 1.5-2 घंटे करके की बनाई है आपकी। रात को डालना चाहती थी लेकिन किसी कारण से डाल नहीं पाई, क्योंकि पेपर मुझे देर से मिला। तो अब सुप्रभात वंदन के साथ देखिए प्रश्न हमारा 91वां। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपको एक चीज़ तो याद आ रही होगी। मैंने इतने दिन लेक्चर लिए और आपने अगर उनको ठीक से पढ़ा होगा तो यूँ लगा कि सारा हमारा पढ़ा हुआ ही आया हुआ पेपर। अगर हम पीजीटी पेपर की 60 नंबर की बात करें तो इसमें से 1-2 प्रश्न अगर ऐसे हो जो हमने टच नहीं किए, अदरवाइज सारे प्रश्न ऐसे थे जो हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में टच किए हैं। और एक हमने एनसीईआरटी की वो बनाई थी वीडियो जो लेखक और कवियों से संबंधित थी। अगर आपने वो पढ़ ली तो बहुत सारे प्रश्न तो आपके फटाफट ऐसे हो गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर देखी तो भी ठीक, ना देखी तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। अब प्रश्न नंबर 91 है हमारा। दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। अब हमें पेपर बढ़ाएं उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अब पेपर का स्टैंडर्ड जो है हमारा वो थोड़ा सा हाई होता जा रहा है। स्टेट का नेट के उसके कदमों पे चल रहा है, क्योंकि नेट के पेपर आते थे इस टाइप के। तो चलिए देखिए, दिए गए कूट की सफलता से निम्नलिखित रचनाकारों को रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है हमने। ये मैं सम्मिलन वाला जो ना प्रश्न हमारा बड़ा अच्छा सा होता है, मिला के रचना और रचनाकार देखें। भाषा भूषण की यदि बात करें 91 के हम ऑप्शन की बात करते हैं। जगत विनोद, जस भाव विलास और कवि रत्नाकर, ये सारे हमने कर रखे हैं। तो पहले का यदि हम ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं, यहाँ आ जाते हैं, देख लीजिए। अब भाषा भूषण किसकी थी, जसवंत की थी, तो यहाँ आ जाते हैं इसके पास, ठीक है। उसके बाद दूसरी है हमारी जगत विनोद किसकी है, दूसरे की बात करते हैं, पद्माकर की है जगत विनोद, तो यहाँ कर लेते हैं। अब फिर आता है भाव विलास। भाव विलास किसका है, देव का है, और कवि जो है ना रत्नाकर जो है सेनापति का है। तो इसलिए हमारा क्या रहेगा, अब 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2 पहला कूट इसका बिल्कुल सही है। अगर आपने ऐसे कर रखा था तो बिल्कुल सही आएगा ये पहला कूट आंसर इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, 92वां प्रश्न। ये कहता है कि रचना और रचनाकारों से संबंधित कौन सा विकल्प सम्मिलन सही नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है यहाँ पे। पेशोला की प्रतिध्वनि हम अक्सर प्रतिध्वनि के नाम से पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। संशय की एक रात नरेश मेहता की है। वैदेही वनवास, ये गलत है हमारा। वैदेही वनवास जो है ना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है, तो ये हमने बहुत बार पढ़ रखा है। तीसरा ऑप्शन 92 का ठीक रहेगा। खूंटियों पर टंगे लोग, ये सारे हमने किए हुए हैं, हमारे सिलेबस में से आए हुए हैं। ये सारे कवि करे थे और तब ये बात भी हमने की थी कि भाई यहाँ से आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, 93वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये लीजिए। ये आ गई हमारी +2 की पाठ में से। सिल्वर वेडिंग कहानी का जो ना मूल पात्र कौन सा है। सिल्वर वेडिंग कहानी हमने करी थी। ये पेपर का ही मैंने PDF ले रखी, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो क्योंकि ज़्यादा जूम इसको करूँगी तो फट जाएगा। ये सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रियतम प्रधान पात्र कौन सा है। अगर प्रधान पात्र की बात करें तो ये सारे पात्र जो है वो सिल्वर वेडिंग में है, लेकिन प्रधान पात्र यशोधर बाबू है, जो पीढ़ियों के अंतराल में जो है जूझ रहा है। कहानी हमारी इन्हीं से शुरू होती है, सिल्वर वेडिंग, यशोधर बाबू। उसके बाद अगला है खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहने वाले कौन थे। ये भी हमने बात की थी। खड़ी बोली को जो है वो जनपदीय हिंदुस्तानी किसने कहा, या खड़ी बोली को यूं कहे कि जो है ना वो देसी भाषा किसने कहा, इस प्रकार की बातें हमने की थी।
ग्रिएशन गिलक्राइस्ट, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र शर्मा। अब यहाँ पर 94वां प्रश्न हमारा इसका आएगा। सुनीति कुमार चटर्जी ने जो है ना इनको जनपदीय हिंदू कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 95वां प्रश्न, हे विपल्लव के रव। ये तो मैंने आपको जब मैं करवा रही थी ये लेखक परिचय और पाठों का सार करवा रही थी तब मैंने ये लाइन तो बोल के भी सुनाई थी, अगर आपने वीडियो सुनी हो तो। हे विपल्लव के वीर चूस लिया उसका सार, हाड़ मात्र ही आधार है जीवन के पारावार। ये जीवन के पारावार करने वाले कौन है? क्रांति के दूत बादल। और किसके जीवन को करना है? किसान के जीवन को। निराला की किस कविता से ली गई? बादल राग कविता +2 में, उसमें से ली गई है ये पंक्तियां। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा 1। उसके बाद हमारा 96वां प्रश्न है। अब 96वें प्रश्न में देख लेते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नहीं ते तर्जनी देखी मारी नहीं। रामचरितमानस की इस पंक्ति में कुंभड़ बतिया से क्या अभिप्राय है? अब अगर आप इसका कुंभड़ बतिया का देखो तो जिसको जो ना कुब्बड़ निकला हुआ है और जो आदमी बिल्कुल ऐसे रहता हो तो उसके लिए किसका करेंगे? साधनहीन नहीं, ऐसे तो निर्बल व्यक्ति, यानी कि ए ऑप्शन आएगा इसका। ए सही रहेगा 98 का। उसके 96वें प्रश्न का ए। उसके बाद अगला देख लीजिए हमारा 97वां प्रश्न क्या कहता है। ये भी प्रश्न मैंने बिल्कुल करवाया था आपको। भवानी प्रसाद मिश्र का कौन सा काव्य संग्रह? भवानी प्रसाद हमारा +1 में है और भवानी प्रसाद को हमने किया था और बुनी हुई रस्सी पर उनको साहित्य अकादमी। जब मैं इनका लेखक परिचय करवा रही थी भवानी प्रसाद का तब हमने ये बात की थी कि इनको किस पर साहित्य अकादमी मिला है। तो आपको ध्यान हो तो बुनी हुई रस्सी की बात थी। ये पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, मैंने तब भी आपको कहा था इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए 96वां प्रश्न क्या कहता है हमारा। 98वां प्रश्न में देखते हैं। ये थोड़े से 96वां गलत से बोल दिया। 98वां प्रश्न है, इसमें से किस इतिहास लेखक ने हिंदी कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णाक्रम यानी कि ABCD के अनुसार प्रस्तुत किया था? अब शिव सिंह शंकर ने भी कालक्रम, ग्रिएशन ने भी, इनको तो 12 चरणों में बांटा है। मिश्र बंधु ने भी 4 चरणों में बांटा है, तो कालक्रमानुसार ही बांटा है। गाडसा दातासी जो इतिहास लेखक, पहला इतिहास जिन्होंने लिखा था जिसको रॉ मटेरियल भी कहते हैं, उन्होंने जो है वो उनको लगभग जितने भी 5000 के लगभग कवि और लेखक थे उनको इकट्ठा कर दिया था और अल्फाबेट के अनुसार बांट दिया था। तो इसमें गाडसा दातासी का नाम आएगा। ए ऑप्शन 1 नंबर इसका जो है वो आएगा यहाँ पे। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 99वां प्रश्न, वे मुतमईन। ये फिर आ गया हमारा +1 का। देखिए, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। ये भी लाइन मैंने आपको ये जो है शेर पढ़ के सुनाया था और वो न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, इस प्रकार ये गा के सुनाई थी मैंने। इस शेर में वे शब्द किसके लिए है? वे शब्द जो है, वे शब्द यहाँ पर वे मुतमईन है। कौन है मुतमईन? शासन व्यवस्था, जो सत्ताधारी लोग हैं उनके लिए प्रयोग हुआ है। इसका तो ए ऑप्शन रहेगा, इसका 99 का ए आएगा। उसके बाद अगला देख लीजिए। अगला क्या कहता है हमारा 100वां प्रश्न, रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, यानी कि ठीक नहीं है, गलत दे रखा है। अब ये आ गया हमारा 10वीं का पूरा। 10वीं की कृति का मेयर मैंने आपको जब लेखक और कवि परिचय कराए थे तो ये सारे करवा रखे अगर आपने पढ़े होंगे तो। माता का आंचल पहला ही पाठ है शिव पूजन साय का। मैं क्यों लिखता हूँ आगे का है, ए ही ठैया झूलनी हो रामा। ये नहीं है। मधु जो ना कांकड़िया जो दे रखा है यहाँ पे, ये इनका नहीं है। ये मधु कांकड़िया का ना होके मधु कांकड़िया का तो जो है साना साना हाथी जोड़ी। ए ही ठैया शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का है ये। तो ये हमारा ऑप्शन जो है इसमें ये आएगा, यानी कि तीसरा रहेगा उत्तर इसका ये है। ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए, भक्तिन पाठ महादेवी। ये फिर +2 की किताब में से आ गया। भक्तिन पाठ महादेवी के किस गद्य संग्रह से संकलित है? ये स्मृति की रेखाएं है जिसमें महिलाओं के बारे में लिखा। ये भी बात हमारी कई बार हुई थी। तो ये स्मृति की रेखाएं हैं। भक्तिन की तो मैंने कहानी भी सुनाई थी पूरी, क्या थी भक्तिन, इसका मूल नाम क्या था। तो तीसरा प्रश्न आ गया। ये भी हमारा स्मृति की रेखाएं में से संग्रहित है। उसके 101 का 3 आएगा ऑप्शन। उसके बाद 102 का देख लीजिए क्या है। अब 102 में देखते हैं, आधे अधूरे मोहन राकेश का दुलारी बाई लक्ष्मी। ये नहीं। दरिंदे हमीदुल्ला का है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग है। अब 102वें प्रश्न की यदि बात करें तो मणि मधुकर का है ये दुलारी बाई, ये भी ऑप्शन आएगा। अब दुलारी बाई नाटक जो है वो किसका है? मणि मधुकर का है, लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। 103वां प्रश्न देख लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है?
यानी कि बाकी तो सारे सही है, चारों में से एक ऐसा है जो सही नहीं है। देख लेते हैं कौन सा है। उन्होंने हिंदी भाषा का परिष्कार किया, बिल्कुल किया। उन्होंने हिंदी भाषा को परिमार्जित किया, उन्होंने बहुत अधिक बढ़ावा दिया उसको। उन्होंने व्याकरण और वर्तनी के नियम भी स्थिर किए, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कविता की भाषा के लिए ब्रज भाषा को स्थापित किया। अब उन्होंने खड़ी बोली को स्थापित किया था, ब्रज भाषा को स्थापित नहीं किया था, तो तीसरा ऑप्शन सही आएगा। चौथा भी सही, तीसरा ऑप्शन इसका है उत्तर, तो चौथा भी ठीक है ये भी। उसके बाद तीसरा आंसर रहेगा, ये सही नहीं है। उसके बाद अगला देख लीजिए 104वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, दिनकर जी इनमें से कौन सा रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की। ज्ञानपीठ की बात हो रही है भाई, दिनकर को ज्ञानपीठ के बारे में भी मैंने कई बार बात की थी आपको। पंत का तो मैंने बताया भी था शुरुआत में, पहला उनको ही मिला है। तो दिनकर की यदि बात होती है तो इनको जो है साहित्य अकादमी, तो इनको संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला है, और उर्वशी के लिए इनको दिनकर पुरस्कार मिला है। उसके बाद अगला देख लीजिए 105वां प्रश्न क्या कहता है, इस जल प्रलय में, ये फिर आ गया हमारा सिलेबस से ही, इस जल प्रलय में पाठ इनमें से किस गद्य विधा की है। रिपोर्टाज है या नौमी का पाठ है इस जल प्रलय में, ये रिपोर्टाज है। एक पहला ऑप्शन आएगा इसका, ए ऑप्शन आएगा 105 का ए। उसके बाद एक, उसके बाद अगले 106 देख लीजिए, भक्ति काल में, भक्ति काल को तो हमने स्वर्ण युग पढ़ा है। भक्ति काल कृष्ण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कृष्ण काव्य के संबंध में। यह अधिकतर मुक्तक रूप में रचा गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रबंध या महाकाव्य जैसा कुछ नहीं है। इनमें से सर्वाधिक प्रिय विषय लीला, बिल्कुल ये भी ठीक है, बाल लीला और प्रेम लीलाएं हैं। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में ये भी है, गाया गया है सब कुछ। अगला चौथा देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। इसमें लोक मर्यादा को विशेष नहीं, लोक मर्यादा की तरफ इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि गोपियां जो है हर बार, या श्री कृष्ण जो है अलग अलग अठेलियां करते हुए हर बार लोक मर्यादा तोड़ी जाती है, तो लोक मर्यादा का इसमें कोई विशेष स्थान नहीं है, तो चौथा आएगा इसमें। उसके बाद 5वां फिर आ गया, ये +2 का पाठ आ गया, संगतकार कविता के रचनाकार का नाम बताइए। 107वां प्रश्न हमारा, संगतकार कविता मंगलेश डबराल की है, 10वीं के सिलेबस में है, ये संगतकार कविता है। उसके बाद अगला देख लीजिए 108वां प्रश्न। अभी तक जितने भी प्रश्न हमने पढ़े हैं सारे प्रश्न करवाए हुए आए हैं, एक भी प्रश्न हमारा ऐसा नहीं है जो हमने नहीं किया था। अगर आपने मेरी शुरू से अंत तक वीडियो देखी थी तो जितने भी प्रश्न अभी तक किए, आगे और देख लेते हैं। इनमें से कौन सा रचना वीर गाथात्मक नहीं है। ये देखिए मैंने इन रचनाओं के बारे में सबको की बताया था आपको कि ये वीर गाथात्मक है और ये वीर गाथात्मक नहीं है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये मोटी मोटी बात जब मैं आपको ये करवा रही थी आदिकाल के ग्रंथ, तब मैंने थोड़ा सा याद करने का तरीका और किस किस से संबंधित ये बात बताई थी। 108वां प्रश्न हमारा, 108वां का उत्तर जो है विजय देव रासो जो है वो एक श्रृंगार काव्य है, वीर श्रृंगार है। इसमें मैंने बिल्कुल बताया था स्पष्ट तौर पे हेडलाइन करके, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसका उत्तर जो है हमारा 108 का रहेगा 2, यानी कि ये। कीर्तिलता, विजयपाल रासो, परमाल रासो, ये सारे जो है, इसमें आल्हा उद्दल की कहानी परमाल रासो में, विजयपाल रासो में भी राजा की वीरता की कहानी, कीर्तिलता में भी ये वीर रस से ओतप्रोत है। विशलदेव रासो है यो वियोग रस का काव्य है, तो बी ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए 109वां, प्रेमचंद के फटे जूते, ये फिर नौमी का पाठ आ गया। प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध हरिशंकर परसाई का है ये। वेशभूषा के प्रति लोगों की उदासीनता, खान पान में शुद्धता का अभाव, पुरातन रीति रिवाज, दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता। व्यंग जो किया है निबंध में वो दिया है दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता। वही प्रेमचंद में बिल्कुल दिखावा नहीं था, आजकल लोग इतनी दिखावे की प्रवृत्ति पे रहते हैं, तो चौथा ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, धूत कहो अवधूत, ये आ गया फिर हमारा कवितावली का तुलसीदास का जो है ये लाइन हमारी +2 के सिलेबस में है। जुलाहा राजपूत को जुलाहा को, इस पंक्ति के रचनाकार जो है वो तुलसीदास जी है, अपने बारे में बता रहे हैं, कवितावली से है वैसे रचना। वो कहते हैं मुझे काही की बेटी से बेटो से ब्याहनो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, इस प्रकार की पंक्ति अपने बारे में है, गोस्वामी तुलसीदास जी की है, ये भी हमने की हुई है। उसके बाद 111वां प्रश्न अगला देख लीजिए क्या कहता है, मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा हूं जिसकी अपनी लिपि है, ऑप्शन हमारा जिसकी अपनी लिपि है, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता, और मुसलमान आक्रमण से पहले जो भारतवर्ष में समस्त उत्तर पश्चिम प्रांत की भाषा थी, उत्तर पश्चिम प्रांत की भाषा थी, यह कथन किसका है। अब यहाँ पर जो है ना हमारे बात नीचे जो है ना सारे क्या आ रहे हैं, ये भाषा से संबंधित जिन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है उनका नाम आ रहा है। तो गिल क्राइस्ट की नहीं है, विलियम प्राइस की नहीं है, ग्रियसन की भी नहीं है, ये कैप्टन टेलर की जो है ये पंक्तियां हैं, तो इसका ऑप्शन 4 आएगा। हाँ, इसको मैं कह सकती हूँ कि शायद
आपको ये पंक्ति मैंने नहीं करवाई थी। लेकिन भाषा की बात हमने जरूर की थी कि भाषा में अलग अलग दी है, ये पुरानी हिंदी और नई हिंदी के बारे में पढ़ जरूर लेना आप। उसके बाद अगला देखिए, तुलसीकृत रामाज्ञा प्रश्न। ये प्रश्न बिल्कुल हुआ था तुलसीदास का, जब करवाया था तो मैंने आपको बताया था हनुमान अष्टक उन्होंने अपने दुख निवारण के लिए लिखा था, और रामाज्ञा प्रश्न अपना जो उनका एक मित्र ज्योतिषी था उसके कहने पर लिखा था उन्होंने। उसके बाद इसमें शुभ अशुभ फल का विचार होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन है इसका, रामाज्ञा प्रश्न जो है शुभ अशुभ पर विचारित है। उसके बाद फिर आ गया हमारा +1 का पाठ, कृतिका का राजस्थान की रजत बूंदे। इसके लेखक का नाम अनुपम मिश्र है, 113 का 3 आ जाएगा। उसके बाद 114वां प्रश्न ले लीजिए, निम्नलिखित में से गद्यबद्ध रचना कौन सी है। अब यहाँ गद्य रचना की, ऐसी तो सारी काव्य रचना है, लेकिन एक रचना ऐसी है जो गद्य रूप में लिखी गई है। श्रावणकाचार ये काव्य रचना, संदेश रासक काव्य रचना, वर्ण रत्नाकर भी काव्य रचना। वर्ण रत्नाकर में अगर ये पूछा जाए, ये भी मैंने करवाया था आपको, ये एक शब्दकोश की तरह है, लेकिन अगर आप गद्यबद्ध रचना है तो मैथिल भाषा में कीर्ति पताका जो है एक गद्यबद्ध रचना मानी जाती है, गद्य की तरह काव्य है, तो ए ऑप्शन आएगा इसका, 114 का ए रहेगा। उसके बाद 115वां देख लीजिए, दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित उपन्यास और उपन्यासों को सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पर एक बार हम कूट को ठीक से कर लेते हैं। उपन्यास और उपन्यासकार, अगर चितकोबरा की बात करें तो चितकोबरा किसका उपन्यास है देख लीजिए। यहाँ पर सूरजमुखी अंधेरे में, ये मैंने पढ़ा था आपको, ये तो ध्यान होगा, ये है कृष्णा सोबती। उसके बाद जुलूस जो है ये भी हमने करा था। देखे अनदेखे अनजाने पुल, ये शायद कहीं बात अगर आई हो तो पता नहीं, मुझे आई भी होगी। चितकोबरा जो है वो मृदुला गर्ग का है। ए का 2, तो हम देखते हैं ए का 2 कौन सा है, क्योंकि ये देखने के लिए हमें सबसे पहले पूरा हमारा ऑप्शन निकालना पड़ेगा। ए का 2, अब देखिए आप ए का 2 तो सिर्फ एक में ही है, और ये है चौथा, तो बाकी सारे आप मिलान करो तो यही आएगा, चौथा ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, 116वां प्रश्न हमारा, 116वें प्रश्न में क्या है, 115वें का हो गया हमारा। 116वां कोटिक एकल घोत के वाम करील के कुंजन ऊपरवारी, ये 10वीं का फिर आ गया हमारा नौवीं का। नौवीं के सिलेबस में रसखान जी की रचना है, और उसमें ये लाइन दी हुई है रसखान की रचना में। तो सोने चांदी के आवास स्थल जो है, सोने चांदी के भवन किस पे न्यौछावर करने को कहते हैं, काम्बल और लटुके भैया, लटुकी हरी धरी कमरिया, इस पे वहां पे है ये, तो सोने चांदी के आवास आएगा, इसका 2 ऑप्शन रहेगा 116 का। 117 देखिए, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, अगला, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति साहित्य के संबंध में यह कथन किसका है। अब यहाँ पर हमारे सारे बहुत प्रबुद्ध जो लेखक है भारतीय इतिहास साहित्य से, लेकिन एक की बात हमने बहुत बार की है जब पढ़ाया है, तब उनका लेखक परिचय भी हमने 2 बार किया है, और यह कथन भी उन्हीं का है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के छोटे भाई थे, उनका कथन है, तो 3 ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद 118वां देख लीजिए। 118वां क्या कहता है, ग्रियर्सन ने हिंदी की कितनी बोलियां मानी है। अगर ग्रियर्सन की बात करें तो उन्होंने हिंदी को जो है 3 ही भागों में बांट कर उनको आगे जो 8 पार्ट किए, तो ये ऑप्शन आएगा, 8 बोलियां माननी है हिंदी की उन्होंने। जैसे हमारा हिंदी को 5 भागों में बांटा है ना, वैसे तो हम पठन पाठन करते हैं, इन्होंने 3 में बांट के हो गया, 8 बोलियां बांटी है उसकी। उसके बाद 8 आएगा 118 का। 119वां प्रश्न देख लीजिए, फिर आ गया +1 का पाठ, जामुन का पेड़, एक जो है ना व्यंग्यात्मक लेख है। कहानी का केंद्रीय भाव क्या, सरकारी कर्मचारियों की अर्थ कार्य कुशलता, प्रशासनिक व्यवस्था में संवेद वृक्षों की उपादेयता, देश व्यापार, यही आएगा। दूसरा कि किस प्रकार एक फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग तक कैसे चली जाती है, इतने तक आदमी मरी जाता है, तो संवेदन शून्यता, प्रशासनिक व्यवस्था, यही आएगा दूसरा ऑप्शन। 120वां देख लीजिए। 120वें का फिर हमारा आ गया विकल्प वाला, क्या है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की बहुत बार पढ़ाई है मैंने प्रश्नोत्तरी में आपको। कलम का मजदूर अमृत राय, क्या बुल्लू क्या हरिवंश राय, ये भी बहुत बार पढ़ाई। निराली की साहित्यिक साधना रामविलास शर्मा, ये भी बहुत बार पढ़ाई है। अब कलम का सिपाही तो हमने पढ़ी थी, अमृत राय की थी, लेकिन यहाँ दे रखा है कलम का मजदूर, ध्यान रखना। तो कलम का मजदूर जो है ये किसकी है, ये मदन गोपाल शास्त्री जी की है। ये कलम का मजदूर उनकी रचना है, ये अमृत राय की नहीं है। ये मदन गोपाल शास्त्री जी, इनका संबंध हिसार से भी है, यहाँ हिसार ही रहते थे, अभी पिछले दिनों इनका जो निधन हुआ है, तो इनकी रचना है कलम का मजदूर। 2 ऑप्शन आएगा 120 का। उसके बाद अगला देख लीजिए 121वां, अलंकार से संबंधित कौन सा विकल्प से मूलन नहीं है, यानी कि
आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमकण से विरोधाभास। आपको पता है, ये देखिए मैंने अलंकार करवाए थे। अगर देखे आग और हिमजल के बिंदु, जब दो चीजें विरुद्ध एक जगह शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, जो विरुद्ध चीजें आती विरोधाभास है, तो ये ठीक रहेगा। भूपति सोहत दान सो फल फूलन उद्यान। भूपति सोवा है, भूपति के दान ऐसे सोता है जैसे फल फूल। यहाँ भी जो है ना दान सो एक बार आया, दोनों तरफ जो है ज्योति दे रहा है, तो दीपक भी सही है। विरहीन के असु दान ते भरन लगो संसार, मैं जानो मरजाद तजी उमनो सागर बार। ये जानो देख के तो हम उत्प्रेक्षा मानते हैं, लेकिन अगर पूरे को देखे तो आंसुओं से संसार को भर दिया। अतिशोक्ति अलंकार है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ आएगा इसका 121 का 3। उसके बाद अगला देख लीजिए 122वां प्रश्न। इसमें से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? अब सार्वनामिक विशेषण कब होता है? जब संज्ञा के साथ सर्वनाम की प्रस्तुति होती है, तब सार्वनामिक विशेषण होता है। यह राम की कलम है, यह लड़का नहीं आया, वह लड़का नहीं आया, किसी को बुलाकर सफाई करा दो, बच्चे के साथ कोई खेल रहा है। अब यहाँ तो कोई भी नहीं है, दो तीसरा और चौथे में। अब यह राम की कलम है और वह यह लड़का नहीं आया। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों आपको यूं लग रहे होंगे कि सार्वनामिक विशेषण है। अब यह वह लड़का नहीं आया, अगर सार्वनामिक का दूसरा नाम संकेतवाचक है। अगर आप संकेतवाचक को समझ जाओगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी, इसलिए ऑप्शन इसका ये रहेगा, और दूसरा रहेगा वह लड़का नहीं आया। सबसे अच्छा उदाहरण इसका ये है। उसके बाद अगला देख लीजिए 123वां काव्य दोष। देखिए एक चीज मैं बताऊं, काव्य जो है ना, जब मैं काव्य शास्त्र करवा रही थी तो यूं लग रहा था कि काव्य शास्त्र तो आता नहीं है जी, क्या काव्य शास्त्र। कई बच्चों के कमेंट्स आए, तो कुछ नहीं पता भी प्रश्न पेपर बनाने वाले पे कौन सी बात चढ़ जाए। अब की बार काव्य शास्त्र में से कई प्रश्न आए हुए हैं, तो अब देख लीजिए हम 123वां प्रश्न देखते हैं। काव्य दोष से संबंधित कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? अब ये हमारे कुछ बंधुओं ने, देखने वालों ने कहा था कि मैडम काव्य दोष करवा दो, 12-13 काव्य दोष थे, जिसना 10 प्रमुख जिसकी हम बात करते हैं, तो वो इतना समय नहीं था, मैं डिटेल से तो नहीं करवा पाई, लेकिन कई बार मैंने जगह जगह बीच बीच में इसको बताया है। अब यहाँ पर इसमें काव्य दोष है कौन सा है? 123वां प्रश्न पूछा गया है हमारे से कि अग घोग की बेड़ी कटी, जग जीवन जति की छुटी, अप्रतीत हो। ये बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ हमें प्रतीति नहीं हो रहा है, अप्रतीत है, ठीक है। सीताजू रघुनाथ को अमल कमल को माल, पहराई जनु सबन की हृदय बली भूपाल। क्रमतव, ये भी क्रम से दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बरबाजी के दार ने दे ही दीजी दयालु। अब यहाँ पर दुष्कर्म तब दोष है, बरबाजी के बार ने दे ही रीति दयालु। यहाँ कोई दुष्कर्म तो कोई ऐसी बात नहीं है जो काम के विपरीत आई हो, तो तीसरा जो है हमारा 123 का ये ऑप्शन रहेगा। अब मैंने ये ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा रखे, इसलिए ज़्यादा डिटेल से मैं आपको इसको कहूँ भी कैसे कि आप ऐसे ऐसे देख लो। अगर आपने पढ़े होगे तो आपको समझ आ जाएगा ये। उसके बाद अगला देख लीजिए 124वां प्रश्न क्या कहता है? रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठई, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। अब यहाँ पर देखिए वृत्तानुप्रास के 3, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, ये 3 तो मैंने आपको करवाए थे। अंत्यानुप्रास नहीं करवाया था शायद, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा यमक जैसा होता है, समझ नहीं आता, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब ये तीनों जो है रिझी रिझी रहसी 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 हंसी हंसी, आप देखिए र और झ रहस हस है रहस है हंसी हंसी, सबकी जो है एक के बाद एक वृत्त की तरह है। वृत्त मतलब एक गोले की तरह है, जैसे एक के बाद एक के बाद पूरी इस तरह आवृत्ति होती रही है यहाँ पर पूरी। जब इस प्रकार पूर्ण रूप से शुरू से अंत तक आवृत्ति चलती है तो होता हमारा वर्त्यानुप्रास, और इसका ऑप्शन आएगा 3, यानी कि 124 का 3 रहेगा। उसके बाद अगला देख लीजिए 125वां। निम्न में से श्रृंगार रस का विरोधी रस है। अब यदि विरोधी रसों की, श्रृंगार क्या होता है? आनंद और मंगल देने वाला होता है। इसके विरोधी रस कौन से होते हैं? विभत्स रस होता है, जुगुप्स वो भयानक रस होता है। ये सारे जो है वो इसके विरुद्ध होते हैं, श्रृंगार के विरुद्ध। जो इसके विरुद्ध बातें हो, श्रृंगार खुशी और प्रसन्नता का प्रतीक, और जो दुख और जो ना डरने का और भय का प्रतीक हो, सारे इसके विरोधी है। तो यहाँ पर अगर बात करें, हास्य नहीं है, अद्भुत भी नहीं है और वीर भी नहीं है। अगर वीर की जगह रौद्र आता तो हो जाता। तो यहाँ करुण रस आया है 1/4, ये इसका विरोधी है। करुण श्रृंगार हास परिहास यानी कि रति प्रेम का भाव है, और करुण दया यानी कि दुख का और दया का भाव है, तो चौथा ऑप्शन इसका आएगा 125 का। इसका विरोधी ये है। और उसके बाद अगला, अगर इसका साम्य रस पूछा जाता तो हास्य और अद्भुत इसके वीर, ये साम्य रस है इसके। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा।
लाघव लड़कपन अपनतव चुनाव। अब यहाँ पर देखिए लड़कपन जो है ये तो संज्ञा से बनी है, अपनतव सर्वनाम से बनी है, और लाघव लघु जो है वो विशेषण है, विशेष बात है। तो ये क्या है यहाँ पर जो है लघु से लाघव, ए ऑप्शन रहेगा 126 का। उसके बाद 127वां देख लेते हैं, इनमें से किस विकल्प में सभी घोष वर्ण है। आपको ये पता होगा कि घोष और अघोष की यदि हम बात करते हैं तो घोष वर्ण वे वर्ण होते हैं, अगर हम हमारी वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला में घोष वर्ण तीसरा, चौथा और पांचवा होते हैं, और हमारे जो उत्सिप्त जो है वो भी घोष में आते हैं, और ज व ह ये भी जो है हमारे घोष में ही आते हैं। और अघोष होते हैं पहला और दूसरा वर्ण, और इसके बाद श, और इसके अलावा फ जो नीचे वाला है एक सामान्य स, ये सारे अघोष में आते हैं। तो अब हमें देखने हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। अब पहला और दूसरा वर्ण जिसमें भी आ गया वो तो सारी अघोष ध्वनियां हैं, तो क और च पहली नहीं है, ख आ गया तो ये भी नहीं है, छ आ गया। फिर तीसरे में आ गया ग और ज, दोनों तीसरे और डी भी, तो तीसरा ऑप्शन रहेगा इसका हमारा, तीसरा सही है। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे कौन सा कहता है, काल गान सुनी मुनि ध्यान त्याग ही काम कोकिल लाजही, मंजिर नुपुर कलित कंकन ताल गतिवर बाजही। उक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, छंद पूछा गया है। अब आप इसकी गिन के देख लिए, एक मात्रिक छंद है ये यहाँ पर जो है क्या है 16 प्लस यहाँ पर जो है ना 16 प्लस 12 यानी कि 28 मात्राओं का जिक्र है। जब 28 मात्राएं हमारी आती है 16 प्लस 12 तो हरि गीति का छंद होता है, तीसरा ऑप्शन रहेगा इसका 128वें का। उसके बाद 129वां छंद हरि गीति का मैंने करवाया था, अगर आपने मेरे करे होगे, मेरे साथ साथ चले होगे आप तो। वैदर्भी रीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यह काव्य की सर्वोत्तम रीति है, ठीक है। यह श्रृंगार करुण आदि रसों के लिए उपयोगी है, भी ठीक है। इनमें सामासिक पदावली की ये गलत है, माधुर्य गुण भी होता है वैदर्भी में, सामासिक जो है ना घोड़ी में होता है, वैदर्भी में नहीं होता सामासिक पदावली की प्रधानता, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका नहीं आएगा। रीतियां मैंने आपको मोटी मोटी सी बताई थी, डिटेल से नहीं करवाई थी। उसके बाद अगला देखिए, देव ने किसे 34वां संचारी भाव मांगा है। ये भी बात हमारी संचारी भावों की हुई थी, 33 संचारी भाव है वैसे तो, लेकिन देव ने 34 मानने हैं, तो एक 34वां भी मान लिया उन्होंने। अमर्ष और मति और गलानी ये तो हमारे मूल में थे, तो छल जो है वो उन्होंने 34वां संचारी भाव मानना है, तीसरा ऑप्शन आएगा इसका 130 का। उसके बाद 131वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। 131, निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना भाई, इनमें से कौन से शुद्ध और कौन से अशुद्ध है। यौवन ऐसे ही लिखा जाता है, धराशायी धरा मतलब धरती में, शाही यानी कि उसको हरा देना, और चरगाह है ये भी होती है, चरने के लिए जो जगह होती है, और आखिरी नीचे बिंदु लगा हुआ ये भी होता है। तो इस कारण हमारे सारे ही शुद्ध है यहाँ, तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा इसमें, ऑप्शन रहेगा 4 यानी कि सभी। उसके बाद अगला देख लीजिए 132वां प्रश्न क्या कहता है। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय उदाहरण किस आचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चित्र तुरंग न्याय एक आचार्य ने प्रस्तुत किया है। 133वां प्रश्न हमारा देख लेते हैं किस आचार्य ने किया है। 133वां का आएगा हमारा शंकुक ने जो है हमारा एक वाद दिया था, और वो था हमारा कौन सा, अनुमितिवाद। और अनुमितिवाद में चित्र तुरंग न्याय की बात की थी उन्होंने, तो ये शंकुक का आएगा, बी ऑप्शन रहेगा 133 का दूसरा। उसके बाद 134वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस आचार्य ने शब्द शक्ति के स्थान पर शब्द व्यापार को, जैसे अभिधा लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्तियों की बात हो रही थी, तो उन्होंने शब्द शक्ति की बजाय कहा कि शब्द को व्यापार कहा जाए, और ये देने वाले जो थे वो मम्मट थे। काव्य शास्त्र में से कई प्रश्न आ रहे हैं अब की बार हमारे, अक्सर हम काव्य शास्त्र को छोड़ देते हैं, सोचते हैं 1-2 प्रश्न आएगा, बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को। तो देखिए हमें पढ़ना तो सब कुछ ही पड़ेगा, और जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते इस चीज को, क्योंकि दोनों प्रश्नों में ये चीजें सभी कवर होती है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है। अब यहाँ पर प्रत्यय रहित की बात आ जाती है। आप यकीन मानिए इस जो न प्रश्न को मैंने बार बार गहन अध्ययन और मनन किया, और अंततः मैं इसी बात पे पहुंची हूँ कि ये प्रश्न हमारा ठीक नहीं है, क्योंकि सब में जो है प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ पर हम, क्योंकि सार्थक सब में जब निकल जाए तो समझो हमारा प्रत्यय है वर, जानवर। इसी प्रकार देखिए आप, नाम प्लस वर, नाम सार्थक है, निकल गया। इसी प्रकार मान्य सार्थक है, इसमें से भी वर निकल गया। इसी प्रकार ताकत सार्थक है, ताकत प्लस वर।
तो आप जब सब में निकल रहे हैं तो इसको मैं किसको कहूँ प्रत्यय रहित? मेरे दृष्टिकोण से तो इसमें सारे प्रत्यय है, तो इसलिए इस प्रश्न को तो मैं ऐसे छोड़ देती हूँ, यानी कि सारे प्रत्यय वाले हैं, कोई भी एक प्रत्यय रहित इसमें नहीं है। उसके बाद 136वां प्रश्न, 136वें प्रश्न में क्या कहता है? परिभाषा है हमारी। देखिए, परिभाषाओं की कोई सीमा, कोई और छोर नहीं होता, कहीं से भी आ सकती है। और हमारी परिभाषाएं तो इतनी सारी दी हमारे विद्वानों ने। भारत तो ऋषि मुनियों की भूमि है, वहां तो हर चीज के लिए इतनी इतनी परिभाषाएं हैं, और हमारे इतने सारे आचार्य थे, बहुत सारे परिभाषाएं दी है इन्होंने। यहाँ पर क्या कहता है? ब्रह्मास्यामिदानुभावा भाव ये न है अलौकिक चमत्कारी रस है। अब उन्होंने रस को जो है ना ब्रह्म स्वाद और अलौकिक माना है। रस विषय की है स्थापना किस आचार्य ने की थी? हमें आचार्य देखना है। 134वां प्रश्न हमारा, ना सॉरी 135वां प्रश्न, और 135वें का उत्तर जो है हमारा क्या आ जाएगा? भरतमुनि, शंकुक, मम्मट और विश्वनाथ। ये परिभाषा जो है हमारे चौथा आएगा यहाँ पे, विश्वनाथ ने जी है। इसका 136 का उत्तर रहेगा हमारा 4। ये विश्वनाथ की परिभाषा है, जिन्होंने विश्वनाथ ने जो है वो ध्वनि सिद्धांत में भी जो है अभिनव गुप्त का सहयोग दिया था। विश्वनाथ की परिभाषा है ये। उसके बाद अगला देख लीजिए, 137वां जो है हमारा क्या है? प्रश्न कहता है इनमें से किस आचार्य ने काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा को ही एकमात्र हेतु माना? देखिए, हमारे जो है ना अधिकतर आचार्य जो है वो किस किस को अलग अलग उसको मानते हैं। कोई प्रतिभा को मानते हैं, कोई भाव को मानते हैं। तो एक आचार्य ऐसे हैं इनमें से जिन जो कहते हैं प्रतिभा है तो काव्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है, ऐसा मानते हैं वो। तो इन आचार्यों में नाम जयदेव का आता है। जयदेव ने कहा कि प्रतिभा के बल पर स्वतः अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है। तो इन्होंने प्रतिभा को ही एकमात्र हेतु माना है काव्य का। काव्य रचने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता, हमारे आचार्यों ने बड़े अच्छे से विस्तार पूर्वक इसकी परिभाषा दी है। ये तो भाई मैंने कई बार करवाया था आपको ये लाइन। काव्य शोभाए कर्त्राण धर्मा गुणा, काव्य गुण की यह परिभाषा प्रस्तुत करने वाले आचार्य का नाम बताइए। 138वां प्रश्न हमारा, और 138वें प्रश्न का उत्तर हमारा वामन है। वामन की परिभाषा है ये, 1 आएगा इसका। उसके बाद 139वां प्रश्न देख लीजिए, क्या कहता है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब व्याकरण का तो मैंने ज्यादा तो नहीं करवाया था, थोड़ी बहुत बातें बताई थी व्याकरण की आपको, लेकिन चलिए व्याकरण तो हम अक्सर पढ़ ही लेते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? प्रत्येक बच्चे को 4-4 पुस्तकें दे दो, मुझे आपसे व्याकरण सीखना है। ये महात्मा गांधी का देश सदा कृतज्ञ रहेगा, ठीक है। उसके बाद अभी 8 बजने को है। अगर इन सारी चीजों को देखे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रत्येक बच्चे को 4-4 पुस्तक दे दो। यहाँ प्रत्येक बच्चे को 4 तो नहीं आएगी, तो 4-4 आएगी, और जब 4 आती है तो पुस्तक नहीं आएगी, पुस्तकें दे दो आएगी। तो ये हमारा मेरे हिसाब से तो 1 ठीक है, बाकी देख लेना भाई, इसमें ज्यादा मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ भी थोड़ा सा लग रहा है इसमें भी कुछ। तो अगला देख लेना। 140वां प्रश्न क्या कहता है? इनमें से किस सामासिक पदबंध में समास द्वंद्व नहीं है? हाँ बिल्कुल है। भाई और बहन, पाप और पुण्य, दाल और रोटी, धीरे धीरे जो है वो अव्यय है ये, और ये अव्ययी भाव, ये द्वंद्व समास का नहीं है, तो अव्ययी भाव का आ जाएगा ये, तो दूसरा आ जाएगा इसमें 142 का। उसके बाद समास मैंने बड़े अच्छे से कराए थे। जो चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखी है उस पर 100% जो है हम बात कर सकते हैं डिटेल पूर्वक, आप करना चाहो तो। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है? 141वां, निम्न में से गलत संधि विच्छेद, यानी कि वार्तालाप, विवाद प्लस आस्पद, बिल्कुल ठीक है। आच्छादन, जब कोई यहाँ पर आ जाता है हमारा क्या छोटा आएगा और तब चय, उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए और सामने छय आ जाए तो चय स्वतः आ जाता है। निषिद्ध, नी प्लस सिद्ध, ये भी ठीक है। वार्ता प्लस आलाप आएगा वार्तालाप का, वार्ता प्लस आलाप नहीं आएगा, वार्ता है प्लस आलाप आएगा वार्तालाप। तो ये मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए इसका, ठीक है, ये आएगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक धातु नहीं है। अब प्रेरणार्थक क्या होती है? किसी दूसरे को प्रेरणा देता समझाना है, बिल्कुल प्रेरणार्थक। पिलाना भी प्रेरणा, धुलवाना भी प्रेरणार्थक है। जगना नहीं है, जगाना अगर होता तो होती है, जगना नहीं है। चौथा ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक नहीं है? जो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है वही समुच्चय बोधक होता है। तो यद्यपि, तथापि जोड़ते हैं, अगर मगर भी जोड़ते हैं, अर्थार्थ भी जोड़ते हैं, एकाएक जो है वो समुच्चय बोधक के रूप में नहीं आएगा। तो ये आएगा 143 में का। उसके बाद 144 में, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एक कथन है जो वामन के अनुसार पदरचना की विशेषता गुणों पर आधारित होती है, 144 हमारा। उसके बाद दूसरा है, कुंतक ने रीति मार्ग का आधार कवि स्वभाव नहीं वर्ण देश माना है, यही है
है गलत, क्योंकि देखिए कुंतक ने कहा है कि रीति यानी कि मार्ग का आधार कवि का स्वभाव है, देश नहीं माना, उन्होंने कवि के स्वभाव को ही माना है, तो दूसरा ऑप्शन आएगा इसका गलत है। उसके बाद 145वां देख लीजिए, रोला छंद के संबंध में कौन सा कथन, रोला छंद जो है इसके एक कथन सही नहीं है, मात्रिक समछंद है, ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, ये भी ठीक है। कौन सी होती है, 11 + 13 रोला में, अगर आपको याद हो तो। अंत में गुरु होता है, ये भी ठीक है। और 13 + 11 ये गलत है, ये रोला की जो है वो क्या होती है, 11 + 13 पर यति होती है, या 13 + 11 पर नहीं होती, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला देख लीजिए, 146वां प्रश्न क्या कहता है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अधिसूचना को राजपत्र में बिल्कुल किया जा सकता है, अधिसूचना को, ये देखिए मैं करवाना चाह रही थी लेकिन समय नहीं था मेरे पास, इसलिए जो है ना मैं अधिसूचना, अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र के संबंध में कुछ बातें थी हमारी, तो ये अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। अधीनस्थ कार्यों, आदेशों, निर्देशों की सूचना विज्ञप्ति द्वारा दी जाती है। 146वां प्रश्न है हमारा, हाँ जी। उसके बाद अगला है, पूर्व प्रेषित पत्र के संबंध में बिल्कुल रिमाइंडर जो भेजा जाता है उसको अनुस्मारक कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र में उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है, ये जो है ना हमारा 146वें प्रश्न का जो है वो चौथा ऑप्शन सही नहीं है। अर्ध सरकारी पत्र अकेला एक सरकारी पत्र ऐसा है जिसमें औपचारिकताओं का निर्वाह ना करते हुए जो है उसमें अन्य पुरुष शैली में तो लिखा जाता है और उसको मित्रवत रूप से लिखा जा सकता है, ये इसलिए ये जो है ना हमारा गलत है, ये उत्तम पुरुष नहीं अन्य पुरुष आएगा, तो चौथा ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए हमारा 148वां प्रश्न, किस विकल्प में क्रिया विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है। मैंने बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझा। मैं बैलगाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ, वह बिना बताए नहीं है, ध्यान रखना, वह बिना बताए अचानक चला गया, यह पत्रिका प्रतिमाह छपती है। अब देखिए मैंने बहुत समझाया परंतु वह यह नहीं माना। मैं बैलगाड़ी से, अब यहाँ पर दिल्ली जाने की विशेषता क्या है, बैलगाड़ी, और वह बिना बताए अचानक जाने की एकदम से चला गया, यह पत्रिका प्रतिमासिक की क्या विशेषता है, प्रतिमास प्रकाशित होती है। तो 148वां प्रश्न जो है, मैंने बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना, इसका ऑप्शन ए आएगा, इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। उसके बाद अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से विशेषण उपवाक्य, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से विशेषण उपवाक्य है, जो ही पढ़ने बैठा कोई आ गया, यहाँ जहाँ लहलाते खेत वहाँ बहुमंजिला भवन बन गए। और उसके बाद है 100, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ, यहाँ पर सर्वनाम है। आज नहीं जाएंगे, गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं जाएंगे, ये समय काल है। और इसमें क्या है, कोई आ गया, ये भी सर्वनाम है। जहाँ लहलाते खेत वहाँ बहुमंजिला भवन बन गए। अब यहाँ पर भवनों की विशेषता क्या है, बहुमंजिला बनना, और खेतों की विशेषता लहलाने, तो इसमें विशेषण उपवाक्य है, तो दूसरा आ जाएगा इसका 149 का। उसके बाद 150वां देख लेते हैं, हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 150वां प्रश्न क्या कहता है, ये ऐसे लोकोक्ति और मुहावरे का है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, असंभव कार्य कर देना, नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जानिए, और उड़ती चिड़िया को बचाना, इशारे से ही गुड बात को जान लेना, पाँव में शनिचर होना एक स्थान, बिल्कुल ठीक है, ये भी चौथा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, और नेकी कर दरिया भला करके ये भी ठीक है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, असंभव कार्य कर देना नहीं होता, लड़ाई हमेशा एक तरफ से नहीं होती, तो इसके लिए प्रयुक्त होता है, तो एक ऑप्शन रहेगा 150 का। तो दोस्तों हमारी ये जो ना 60 प्रश्नों की सीरीज थी, 60 में से मैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50% तो ऐसे थे, 50 से 52% जो हमने करे थे, हमारे नोट्सों में कहीं ना कहीं बात की थी उनकी, हमारे जो वीडियो आई थी उनमें हमने जिक्र किया था, तो वो आपने किया होगा। तो आपको ये मैंने पूरी कोशिश की है कि इनको पूरी तरह से करवाने की, लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।